अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अनाबिया की मम्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह। आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली टाइम ही अब मिला था और कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस भी थे, तो मैंने कहा था, वो कह रही थी रात को कीजिएगा, रात को कीजिएगा। तो ओके। मैंने कहा कि चले मैं रात को कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब नहीं अचानक ही हुआ ना, तभी मैंने कहा इस टाइम। जी बिल्कुल। मैं बस मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर लें। ओके। हाँ जी, गो इनसाइड गो इनसाइड। हम्म। अच्छा, मैं फिर भी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो और उसके बाद जो है वो हम समझे। अच्छा, एक चीज जो है, अब काफी ज्यादा पेरेंट्स को उस टाइम क्लियर नहीं हो रही है कि ऑटिज्म क्या है और जो है वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले क्या है। अब वो इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि अगर बच्चे की स्पीच डिले आ रही है और बच्चे के अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो कहते हैं जी इसको ऑटिज्म, वो ऑटिज्म का टैग कर देते हैं बच्चे को। ठीक है, अब ये डिफरेंस उनको नहीं पता चल रहा होता कि कि क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंटल डिले की बात करें बच्चों के, तो उसमें ये है कि जब आपका जो बच्चा है वो नहीं, जो माइलस्टोन होते हैं एक्सपेक्टेड टाइम तक, यानी कि जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल या 4 साल का बच्चा है, वो माइलस्टोन जो है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, वो उन तक नहीं पहुंच पाता। आप कह लें कि डज नॉट रीच देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्सपेक्टेड टाइम तक, तो हम उसको वहां पे कहते हैं कि जी डेवलपमेंटल डिले आ, कि उधर जहाँ पे जो बच्चे की ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है, इसको हम कहते हैं जी डेवलपमेंटल डिले आ। अगर हम अब इसकी ऑटिज्म की तरफ से बात करें, तो इसमें ये कहता है कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि एक अर्ली चाइल्डहुड, अच्छा, जो कि क्या है कि एक अर्ली चाइल्डहुड, आप कह लें कि अर्ली चाइल्डहुड में इसकी जो प्रेजेंट होता है ना, वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जिसमें बच्चे के करेक्टरिस्टिक्स में हम देखें तो डिफिकल्टी आ जाती है बच्चे को कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप बनाने में, दूसरे बच्चों के साथ, लोगों के साथ, वटेवर आप कुछ भी कह लें, और लैंग्वेज का, और जो हम कहते हैं ना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट्स बच्चे को नहीं क्लियर होते, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चे के क्लियर नहीं। अब अगर हम यही बात करें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की, तो इसमें हम यूजुअली क्या होते हैं कि हम डायग्नोज करते हैं बच्चे को कि वो अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स हो। ठीक है, हम बताते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि बच्चा जो है वो किसी डेवलपमेंटल डिले के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर मतलब सेवरल, आप कह रहे हो, ब्रॉड एरियाज होते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि जहां से हमें पता चलता है जी अच्छा, जो बच्चा है वो इन इन एरियाज के अंदर, जो ब्रॉड एरियाज होते हैं, बच्चा डिले में आ रहा है, तो बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, अब ऑटिज्म एंड ग्लोबल डेवलपमेंटल जो डिले है वो डिफरेंट दोनों चीजें हैं। कुछ सिम्टम्स, कुछ चीजें जो है वो सेम है, बट कुछ जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी इस बच्चे को जीडीडी है, तो इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम उसकी बात करें ब्रॉडर एरियाज की, जिसमें हम बच्चे को कहते हैं कि हम इंडिकेट कर देते हैं कि डिले आ रहा है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, जैसे लैंग्वेज और स्पीच आ गया, उसके विजन में आ गया, मूवमेंट में आ गया, जिसमें हम कहते हैं मोटर स्किल्स जो बच्चे की होती है, सोशल इमोशनल स्किल्स जो बच्चे की होती है, बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है, जिसमें बच्चा सोचता है। ठीक है, तो
इसमें ये वाले जो ब्रॉडर एरियाज है वो हम कवर करते हैं। अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो उसको भी हम डायग्नोज करते हैं इन एडिशन ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। जब चाइल्ड को, बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होता है, डिफिकल्टी हो रही होती है, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हो रही होती, तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं जी, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो ऑटिज्म के सिम्टम्स है वो डायग्नोज हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि किस तरह ये जो चीजें हैं बच्चे के ऊपर इम्पेक्ट कर रही है। हम किस तरह कह सकते हैं कि जी जैसे जीडीडी इम्पेक्ट करता है बच्चे के अंदर, हम किस तरह लिमिटिंग कर सकते हैं इसकी एबिलिटीज को। तो उसमें यह है कि जो बच्चा है अंडरस्टैंड जो करता है, जो रिटेन करता है इंफॉर्मेशन, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होती है। जैसे कि एक आम बच्चा है, आप कर लें कि नॉर्मल जो हमारे पास बच्चा है, वो 3 साल की उम्र में या 3.5 साल की उम्र में एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका डेवलप हो गया होता है, या अपनी बात कम्युनिकेट करना बच्चा जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो बच्चा है वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो अंडरस्टैंड है, वो रिटेन नहीं कर पा रहा था, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, सोशल अवेयरनेस बच्चे को नहीं होती, रिस्पॉन्ड प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से वो दूसरों को जो है वो नहीं करता। पर्सनल इंडिपेंडेंस, आप कह रहे हैं ना, सेल्फ केयर स्किल जो होती है वो हमें सिखाने। उसके बाद जो मूवमेंट होती है, जैसे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं, उन चीजों में प्रॉब्लम होती है। इंटरेक्ट, दूसरों के साथ प्ले करने में। ठीक है, सेम एज पीयर के साथ, मतलब 3 साल का बच्चा, उसको 3 साल के बच्चे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने में, प्ले एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर माइलस्टोन्स है और वो पिक नहीं कर पा रहा कि मैंने अपने ही एज लेवल के बच्चों के साथ कैसे खेलना है। बट समहाउ वो चीज हमें बिल्कुल ऑपोजिट भी इस लिहाज से मिलती है कि कुछ बच्चे वो अपनी एज से अबव एज के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी बन रही होती है। कुछ जो है उनकी जो बॉन्डिंग है वो अपनी एज से बिलो लेवल के साथ बहुत अच्छी बन रही होती है। तो ये एक जो कंट्रास्ट है, मतलब अगर जो रियलिटी बेस्ड देखें तो ये मैंने देखा। ठीक है, अब जो बच्चे जो हैं वो जीडीडी के साथ हैं और जो ऑटिज्म के साथ हैं वो किस तरह रहते हैं, अब मैं इनकी एक छोटी सी बात कर लेती हूँ कि जो बच्चे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं और जो ऑटिज्म के साथ होते हैं, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। डिफरेंस है बट सिग्निफिकेंट। ठीक है, उनके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में और उनके अडेप्टिव फंक्शन में, ठीक है, सिग्निफिकेंट एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, अब जिसपे हम उनको करते हैं कि जी हाँ जी इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है और ये बच्चा जो है वो ऑटिज्म में फॉल कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये डेवलपमेंटल डिले के साथ है। अब जो बच्चे टिपिकली फॉल कर रहे होते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के अंदर, वो लेस आप कह लें कि लाइकली टू एंगेज इन रिस्ट्रिक्टिव और रेपिटेटिव बिहेवियर पैटर्न। आप यहाँ कह लें मे बी प्रेजेंट विद बेटर सोशल स्किल्स। यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि उनके अंदर कम जो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर पैटर्न जो बच्चे के अंदर होते हैं वो लेस होते हैं, कम होते हैं। और आप कह लें कि प्रेजेंट विद बेटर सोशल स्किल्स, उनके अंदर जो सोशल स्किल्स होती हैं वो ज्यादा बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू वो चिल्ड्रन जो हमें ऑटिज्म के साथ हम उनको डायग्नोज करते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे ऑटिज्म के साथ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसे कि वो रिपीटिंग साउंड्स, ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिव पर्पस होता है, फ्लैप, हैंड फ्लैपिंग होती है, रॉकिंग करते हैं बैक को। ठीक है, तो ये ऑटिज्म के बच्चों के अंदर टिपिकली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं टू सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन उन बच्चों का नहीं होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। जैसे मैंने ऊपर बात की कि जो बच्चे जीडीडी के साथ होते हैं उनका रेपिटेटिव बिहेवियर कम होता है, बच्चे सोशल होते हैं। ठीक है, तो जब इन बच्चों की बात करें ऑटिज्म के बच्चों के साथ, तो इनके लिमिटेड इमिटेशन होती है। ठीक है, अब वो लिमिटेड इमिटेशन करते हैं, दूसरे लोग जो एक्शन, बच्चे साउंड एक्शन कर रहे होते हैं, साउंड्स इवन जो होते हैं, वर्ड्स जो, जैसे मैं बोलती हूँ या लेट्स सपोज अगर मैं अनाबिया की मामा की बात करूं, तो वो जैसे हम कहते हैं जी मैंने अनाबिया को जी रिस्पॉन्स दिया, मैंने कहा अनाबिया बोलो आ, एग्जाम्पल दे लूं, जैसे तो मेरे माइंड में भी आप ही आ रही थी इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया, या अनाबिया बोलो ब, या फोन चाहिए, पानी चाहिए तो बोलो प। ठीक है, तो वो क्या है कि इमिटेशन जो होती है ना, लिमिटेड इमिटेशन होती है एक्शंस की हो जाए। एक्शंस का मतलब है जैसे हम कहते हैं क्लैप हैंड्स, टैप टेबल,
ठीक है। तो लिमिट जो इमिटेशन होती है उसमें हम क्लैप हैंड्स नहीं कहते, हम कहते हैं डू दिस, डू दिस, डू दिस। तो हमने जो एक्शन बच्चे से करवाना है हम वो एक्शन करके दिखा रहे होते हैं। क्लैप हैंड्स करवाना है तो हम कहेंगे डू दिस, डू दिस, डू दिस। तो वो एक हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम बच्चे को सिखाते हैं। जब डू दिस का आ जाता है तो हम जर्नलाइजेशन के लिए डू दिस के साथ हम कर देते हैं जी फॉलो मी, कॉपी मी। ठीक है। तो हम जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इन बच्चों के अंदर लिमिटेड इमिटेशन स्किल्स जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं। वो अब जैसे ऑटिज्म के बच्चों के अंदर फिक्सेशन बहुत ज्यादा होती है, नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कह लें कि इन्वायरमेंट के साथ फिक्सेशन बहुत होती है, किसी भी एक टॉय के साथ कह लें, किसी भी एक चीज के साथ जो बहुत ज्यादा होती है। जो जीडीडी के साथ बच्चे हैं उनका अभी तक यही है कि वो बच्चों के अंदर लेस जो है वो रिस्ट्रिक्टिव और रेपिटेटिव बिहेवियर्स पैटर्न होते हैं और उनके अंदर मे बी प्रेजेंट विद बेटर सोशल स्किल्स। ठीक है। अब अगर हम इनकी अर्ली इंटरवेंशन की बात करें, तो अगर हम इनके सिग्निफिकेंट थेरेपीज की बात करें, जैसे हम कहते हैं जी वी आर प्रोवाइडिंग एबीए थेरेपी, एबीए थेरेपी, एबीए थेरेपी, तो समहाउ पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि व्हाट इज एबीए थेरेपी, व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी। एबीए थेरेपी बेसिकली इज आप कह लें कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक इंटरवेंशन है, एविडेंस बेस्ड, जिसमें बच्चे का प्रॉपर हम एक एक चीज ग्राफ के साथ शो करते हैं। हालांकि ये चीजें बहुत कम होती हैं जिसमें एक प्रॉपर ग्राफिंग होती है जी, आज बच्चे ने यहाँ पे था और अब इस ग्राफ से बच्चा ये हाई गया है, लो गया है, ये स्टेप चीज हुई है, ये रिस्पॉन्स आया, बिहेवियर का ग्राफ ये है। बच्चे ने इवन क्राइंग किया तो इसका ये रिस्पॉन्स था, थ्रोइंग किया तो ये रिस्पॉन्स था, ये गोल जो रन किया स्टार्टिंग में ये था, यहाँ पे जाके बच्चे ने अचीव किया। ठीक है। तो जो सिंपल बिहेवियर थेरेपी होती है उसके प्रोटोकॉल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एबी के अंदर जो है वो उसका जो पैटर्न लेके चल रहे होते हैं प्रॉपर वो डिफरेंट होता है। अब इसके अंदर जो होता है वो बच्चे की हम इम्प्रूव करते हैं डेवलपमेंटल स्किल्स। हम जब भी थेरेपीज करवाते हैं तो इसके अंदर जब हम बिहेवियर थेरेपी, एबीए थेरेपी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बिहेवियर्स पे काम करते हैं। बिहेवियर्स पे काम किस तरह करते हैं कि हम बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्किल्स हैं जो कि डिले थी हम उन पे काम करके उनको इम्प्रूव करते हैं और साथ साथ हम उसके बिहेवियर्स पे भी काम कर रहे हैं। एबीए एक वास्ट टर्म इसलिए है कि हम इसके अंदर सिर्फ बिहेवियर्स पे काम नहीं कर रहे होते, हम डिफरेंट स्किल्स पे काम कर रहे थे, डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे होते हैं और ओवरऑल वो हर डोमेन को कवर कर रही होती है। वो ओटी को भी कवर करती है, फाइन मोटर को भी, ग्रॉस मोटर को भी, स्पीच के डिफरेंट डोमेन्स को भी, कॉग्निशन के डोमेन्स को भी, सोशल की भी, ग्रूमिंग की भी, ड्रेसिंग की भी, ईटिंग की भी, एकेडमिक्स की भी। ठीक है। और ये हेल्प करती है बिल्ड करने में बच्चे के अंदर स्किल्स को, जैसे कि सेम एज के जो पीयर्स होते हैं उनके साथ जिनको नीड होती है। आप एबीए थेरेपी आप कह लें कि एक एक हमारे पास ना कहते हैं ना एक हेल्प के लिए की होती है। मेडिकेशन के लिए जैसे बड़े पेरेंट्स पूछते हैं कि हम बच्चे को इस मेडिकेशन पे लगा दें, हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए ये मेडिकेशन हैं, या हमें किसी ने ये रेकमेंड किया है सिरप की ये पिलाएं तो जो ब्रेन होगा वो उसकी वर्किंग तेज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मेडिकेशन अगर एक साइड पे काम कर रही है तो दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है वो शो हो रहा है, साइड इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। थेरेपी ये है कि एक स्लो प्रोसेस, आपको रिजल्ट बेशक आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ नजर आए, लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नजर, इसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आएंगी आएंगे और आपको इम्प्रूवमेंट भी नजर आएगी, तो ये कंफर्म बात। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं बच्चे को टीच करने के लिए। जैसे आपके इसको डेवलपमेंटल स्किल्स जब हम बच्चे को सिखाते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा जीडीडी के साथ है या ऑटिज्म के साथ है तो इसके लिए हम डेवलपमेंटल स्किल जो बच्चे को सिखाने तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। वो भी हम कहते हैं ना कि वो भी उसके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली को कितना उसको इंटेंसिवली और आइडियली इन्वॉल्व होने की जरूरत है, क्या उसके अंदर बच्चे को जरूरत है, पेरेंट्स की, गार्डियंस की, इन सब की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी, उसके बाद ही जो ये चीजें हैं वो कंप्लीट होती हैं। यहाँ तक अगर पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वरना मैं नेक्स्ट इसको जो है वो क्लियर कर। कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सो के
या मैंने बहुत अच्छा समझाया या आप लोगों को आता था? अच्छा, एक और चीज है कि मुझसे एक मदर आई थी, जैसे उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताएं क्या जीडीडी ऑटिज्म का ही एक टाइप है, ऑटिज्म की एक फॉर्म है, ठीक है। जो बच्चे जीडीडी के साथ होते हैं टिपिकली आपके लिए प्रेजेंट होते हैं एज यंग, ठीक है। टिपिकली आप उनको कह लें कि डेवलप वो करते हैं अपने पीयर्स के साथ। जो बच्चे जो है वो डायग्नोज होते हैं जीडीडी के साथ, वो मे बी लेटर डायग्नोज विद मोर स्पेसिफिक डायग्नोसिस जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लेकिन हमेशा ये हर केस में नहीं होता है। हमेशा ये हर केस में नहीं होता है कि जिन बच्चों को पहले जीडीडी के साथ किया गया है वो बाद में हो। इसमें ये जो एरियाज जो इंक्लूड होते हैं, मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में बता दिया था कि जब हम किसी बच्चे को किसी एज में आगे क्लिक करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसमें इसकी स्पीच इंक्लूड होती है, उसमें उसकी सोशल कॉग्निशन प्ले एंड मोटर स्किल जो होती हैं, ठीक है। वो ये डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट डोमेन्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम। यहाँ तक होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एक चीज का कि व्हाट इज विजुअल ऑटिज्म। विजुअल ऑटिज्म का जैसे रिसेंटली मुझे ना एक मदर की कॉल आई थी, जैसे उन्होंने मुझे कॉल करके कहा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप विजुअल ऑटिज्म को कर रही हैं, टैकल कर रही हैं, आप उनके बच्चे एनरोल कर रही हैं वर्चुअल ऑटिज्म के साथ। तो अच्छा, मेरे साथ इस टाइम जो दो मदर्स हैं, मरीना है और अनाबिया की मामा है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की नॉलेज में वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, तो आप क्या करो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मरीना हूँ। जी जी मैं ना ये बताना चाह रही हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में जितना मैं पढ़ा है वो स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चों में होता है। जी। तो मीन के मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि मैं अपनी बेटी के केस में मैं अगर देखती हूँ और उसको मीन के बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 20th मंथ की थी तो उसके मीन वो उसने बातें शुरू कर दी थी और बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक फिर जब है। मेरी दूसरी बेटी हुई थी, फिर यहाँ पे वेदर भी ऐसा था, मीन बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और उसको मैंने इतना टाइम नहीं दिया और उसने ना मोबाइल बहुत यूज़ किया। दूसरा उसने एक्सेप्ट नहीं किया अपनी बहन को, तो उसके बाद मुझे लगता है कि उसमें उसमें एकदम से वो आइसोलेट हो गई थी। तो ये मेरे मेरे ख्याल में तो ये है। तो आपके ख्याल में ज्यादा जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो होता है उसको हम कहते हैं जी बिल्कुल, वर्चुअल और ऑटिज्म। सोशल सोशल एक्सपोज़र भी इतना ज़्यादा नहीं था ना उसका, सिर्फ पेरेंट्स थे और कोई सोशल एक्सपोज़र नहीं था उसका। हम्म। तो अच्छा, ये मैं भी चीज इस सही वजह आप से कह रही हैं कि अगर हम वर्चुअल ऑटिज्म की एक्चुअली कंडीशन के बारे में बात करें, तो अब जितनी रिसर्चेज हो रही हैं, जितना उसके ऊपर, जी हैंड किसने रेज किया है? अच्छा, आपका मैंने। ये अच्छा, जितना मैंने अभी तक उसके बारे में पढ़ा है और उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें ये कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हर कोई, अगर हम देखिए, हम गूगल पे जाते हैं, हम रिसर्चेस पढ़ते हैं, तो भी हम किसी बात के बारे में यकीन से कह सकते हैं। तो वो ये है कि जब बहुत ज्यादा यंग एज के जो बच्चे होते हैं, जैसे अंडर द एज ऑफ 3, मेजोरिटी केसेस में, मेजोरिटी रिसर्चेस में यह है कि अंडर द एज ऑफ 3 जो बच्चे होते हैं, जब वो एक्सेसिव स्क्रीन के साथ यूज करते हैं, एक्सपोजर होता है उनका स्क्रीन के साथ, तब हम कहते हैं जी बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म। स्क्रीन व्यू का बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम होता है, तो वो बच्चों के अंदर ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। ये जो मेजोरिटी आप कह लें कि रिवील किया है, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये चीज भी रिवील की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती हैं वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंटल और उसके जो बिहेवियर्स हैं उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट ये चीज जो करती है। और ये चीज डिफरेंट स्टडीज में भी थी कि उन्होंने इस चीज को कंपेयर करके देखा कि उसी एज के बच्चे, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ जी, मैं दो ग्रुप बना रही हूँ, दो ग्रुप बना के जी मैं कह रही हूँ जी 3-3 साल के बच्चे, अब एक कुछ बच्चों को स्क्रीन टाइम दिखाया जाए और कुछ बच्चों को स्क्रीन टाइम उस एज में ना दिखाया जाए, नेचुरल प्ले किया जाए, तो उसके बाद हम उनका कंपैरिजन करते हैं
कि अच्छा इनमें क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस नहीं आया। तो फिर जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो ये होगा कि जी जो जिन्होंने स्क्रीन टाइम देखा उन बच्चों का ये बिहेवियर आ रहा था, ये साइंस आ रहे थे, ये सिम्टम्स आ रहे थे। जिन्होंने नहीं देखा उनके अंदर ये चेंजिंग आई थी। तो यहाँ से भी हम उस चीज को कंक्लूड करते हैं। अब अगर हम स्क्रीन एक्सपोजर की बात करें तो वो कैसे इफेक्ट करता है ब्रेन की डेवलपमेंट पे। लेकिन डेवलपमेंटल डिले की बात करते हैं तो बेसिकली वो ब्रेन है ना हमारा। तो जब हम डेवलपमेंटल डिले की बात करते हैं तो अर्ली जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो कैसे इफेक्ट करता है डेवलपिंग ब्रेन में। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो कुछ फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर्स हैं, जो उन्होंने कहा है कि टू मच स्क्रीन एक्सपोजर हो 4 और मोर आवर्स अ डे, ठीक है, फॉर यंग चिल्ड्रन, 4 घंटे तक या 4 घंटे से ज्यादा जब बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम उसका होता है एट द मतलब बिलो द एज ऑफ 3, तो यंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक्सपोजर आप कह लें कि अर्ली एज में बहुत ज्यादा उसकी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम। तो जब बच्चा बहुत ज्यादा आवर्स जब स्पेंड करता है तो हम कहते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट विद गोल्स, ठीक है। तो वो चीज जो है वो बच्चे की जो ब्रेन के अंदर है ना डेवलपमेंट में वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें ये होता है कि स्पीच डिले आना शुरू हो जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है बच्चे की वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। आप इसमें कह लेंगे पॉसिबली लीडिंग टू द मेंटल डिसऑर्डर्स जो हम उसको कहते हैं। उसके बाद बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन है बच्चे की वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। वो कैसे इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, अब आप लोग खुद सोचें कि एक बच्चा है वो सिर्फ सिर्फ स्क्रीन के साथ ही अटैच है, वो आप लोगों से बात नहीं कर रहा। वन उसका जो कम्युनिकेशन वे है वो सिर्फ वन वे है, सिर्फ वो सुन रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, सुन रहा है तो बात कर रहा है। तो उसकी वजह से उसकी जो एबिलिटीज हैं वो स्टक हो, सोशल नहीं हो रहा क्योंकि वो अकेला बैठ के कार्टून देख रहा है, उसको किसी और चीज की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स जा रहे हैं, वो बच्चा कार्टून देख रहा है, उन्होंने चुप करके खाना खिलाया और चले। और उसके अलावा उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है कि बच्चे खुद से इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं अकेले रहना, ठीक है। उनका एक अपना ही एक वर्ल्ड कहते हैं ना, जिससे वो खुद से सोच सोच के स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने ही माइंड में वो सब चीजें जो है वो प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं, एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जो उनका जो कंफर्टिंग एटमॉस्फेयर होता है ना वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है और जो उनकी अपनी स्क्रीन होती है, ये चीज होती है वो उसके अंदर आती है। तो इस वजह से काफी मदर्स ने कहा है कि जी अच्छा जी वर्चुअल ऑटिज्म है। अच्छा वर्चुअल ऑटिज्म में एक और चीज भी अगर हम रिसर्च बेस्ड बात करें कि बच्चे वो कहते हैं ना उनके बर्ड्स बिल्कुल ठीक हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन सडनली बच्चे में ये साइंस शो होना शुरू हो जाते हैं, सडनली ये सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बच्चे जो पेरेंट जो है वो उनको फिर वो अच्छा उनको ना वो रेड फ्लैग्स होना शुरू हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आके वो डिटरमिन करना शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, अच्छा मेरे बच्चे को उसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। और जब वो डायग्नोज करवाने के लिए जाते हैं जी वो कह देते हैं जी आपके बच्चे को ऑटिज्म। तो ये जो एक्सेसिव यूज हो रहा है ना वो ये होता है, बट समहाउ जो होता है वो वर्चुअल भी होता है, समहाउ जो होता है वो नहीं भी होता है। तो ये आपको प्रॉपर टेस्ट से और उस चीज से ही पता चलता है। हाय फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जिक्रा, गुड टू hear from you. I just wanted to join in and appreciate the effort that you put in every day. Great work. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मुझे मैं टाइम ही अभी मिला था, मुझे 2-3 दिन से एक दो मदर्स थी जो कॉल्स कर रही थी और उन्होंने कहा था कि प्लीज इसके बारे में बताएं। बस आज मेरे पास 30 to 40 मिनट्स का टाइम था, मैं जाग रही थी तो मैंने कहा चले करके वो एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उसके बाद वो मेरे साथ शेयर कर। मैं बस अटेंडेंस लगवाने आई थी because I love hearing Zikra. She explains concepts really well, so जो भी questions है वो जरूर पूछें। मेरे questions तो ये हमेशा elaborate करके जवाब दे देती हैं। So best wishes. थैंक यू फातिमा यार, अच्छा लगा। मैंने कॉल की थी सुबह, मुझे ना एक्चुअली कुछ बात करनी थी तो उसके बाद मैं काफी ज्यादा बिजी होगी, मैं ना वॉइस नोट छोड़ दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर फर्दर उस टॉपिक पे बात। हाँ कोई मसला नहीं, take your time. हारिम ठीक जा रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वीबी मैप की कैसी ट्रेनिंग जा रही है? वो
मेरे उस पर कुछ सवालात हैं, ट्रेनिंग अच्छी जा रही है। आई विल आस्क यू, बट मैं नहीं चाहती कि बाकी मदर्स का सेशन डिस्टर्ब हो। मैं बस एज आई सेड अटेंडेंस लगवाने आई थी, बाकी मदर्स जो है उनको गाइडेंस मिल मैंने जाए इंशाल्लाह। यकीन मानो तुमसे ओके। इम्प्रेस होके मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक ना सैटरडेज या संडेज में एक वीवी मैप की ट्रेनिंग रखती हूँ, जिसमें सारा कुछ तो ऑब्वियसली सी बात है कवर नहीं हो सकता, लेकिन वो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो क्वेश्चंस है ना, वो हाँ उसमें जी। मैं कर दूं कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरे पास एक आइडिया था कि जो हमारे और ग्रुप्स में है जिसमें आप ट्रेनिंग देते हो माशाल्लाह, कि एक फ्लैश, जो बच्चे के हम रिसेप्टिव पे काम करते हैं ना, फ्लैश कार्ड की, वो हाँ। एक जिक्रा का जो डेमो होता है ना, वो बेस्ट होता है। बाकी मदर्स के लिए भी मैं यही कहूंगी, तो वो जो जिक्रा का डेमो है ना, वो एक जरूर मैंने देखना है उसके ऊपर, ताकि वो आइडिया हो जाए कि बच्चे के साथ फ्लैश कार्ड के साथ कैसे काम करते हैं। वो चले फिर टाइप का। जिक्रा मुझे भी ऐड करें, मैं नादिया की मदर बात कर रही हूँ, तो अब मुझे भी फिर ऐड करें, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। अरे आई आपको लव। जिक्रा तो अक्सर इनवाइट्स भेजती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, आप इनका सेशन अटेंड किया करो, इनके डेमोज होते हैं। मैं तकरीबन 9 या 10 मंथ से इनके साथ हूँ, लेकिन इन्होंने तो कभी मुझे अपने ग्रुप का नहीं बताया, ना मुझे कभी इनवाइट किया। हाँ, ऐसे नहीं, कभी आ वो जाता है। ग्रुप इनका नहीं है, वो ग्रुप वो एक मेरी फ्रेंड मदर है, उनका ग्रुप है। लेकिन अच्छा। आप जिक्रा को भेज दो, हम उसमें ऐड करा देंगे आपको। वो मेरी एक फ्रेंड का ग्रुप है, मदर का ग्रुप है। ओके ओके, चले लड़ाई फिर होने जिक्रा लगी मुझे बात। ऐड करवाएंगी उसमें। नहीं, मैं वो खुद जिक्रा सोच रही को। हूँ कि ना अब ना मैं जैसे फातिमा वीबी मैप की, तो वीबी मैप वाला बड़ा मुझे उसका था, तो मुझे था कि एक ट्रेनिंग वीबी मैप की मैं करवा लूं, बेशक वो 1 घंटे ही हो जाए या 2 घंटे ही हो जाए, लेकिन पेरेंट्स को एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि वो हमने बच्चों के साथ काम कैसे करना और उनको आइडिया हो जाए। ओके ओके। वो इंशाल्लाह मैं ठीक नेक्स्ट है मंथ ठीक करवा। है जिक्रा, वंस यू आर डन विद द सेशन, तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। आई एम अवेक, ठीक है, आई एम ओके रीडिंग, ओके फातिमा, ठीक थैंक है। यू ओके, यार। थैंक्स अल्लाह फॉर आने कमिंग। नो मुझे ग्रुप्स का प्रॉब्लम पता चल गया, अमीरा। आपके आपकी वजह से मुझे ग्रुप का पता चल गया। ये जिक्रा ने चुपके हाँ, चुपके जो बनाए हुए थे ना, पता चल गया नहीं मुझे। जिक्रा ने नहीं बनाया, जिक्रा तो मदर को वेलकम करती है। वो मेरी मेरी फ्रेंड मदर है, उनका ग्रुप है, उसमें जिक्रा भी हाँ जी एडेड है, हाँ जी। उनका यस यस यस, आई अच्छा। अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। और आई एम जस्ट जोकिंग। ओके वो फातिमा, मैं थैंक यू। गुजरती हो जाती हूँ थोड़ा। ओके। हुमैरा ने और मरीना ने हैंड रेस किया जी। हुमैरा एंड मरीना, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। ओके। चले आप पूछ लें मरीना, पहले बात कर नहीं, लें। आप पूछे, मैं क्योंकि मैंने ना वो थोड़ा सा सेशन सुना हुआ था, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही थी ना शुरू अच्छा से। चलें सही, मैं पूछ लूं पहले। हाँ हाँ, पूछ लें। चलें सही। जिक्रा आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आ रही है। हाँ जी जिक्रा, मैंने पहले भी क्वेश्चन भी किया था फिजा से भी, और आपसे भी करना चाह रही थी कि अयान का, जैसे मेरा बेटा है, उसका विजुअली, जैसे मैं उसको अगर पिक्चर्स दिखाती हूँ तो उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है, मतलब वो बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर लेता है। और अब वो स्टोरी की टेलिंग पे इस तरह है कि मतलब टूटी फूटी स्टोरीज सुना लेता है, जैसे खुद से बना। लेकिन वो बातें अगर मैं उससे कन्वर्सेशन करती हूँ ना, तो कन्वर्सेशन में वो करता करता इररेलीवेंट बातें भी शुरू कर देता है साथ। अगर वो कोई स्टोरी सुना रहा है तो उसमें इररेलीवेंट चीजें शामिल कर लेगा जो उस स्टोरी से रिलेट नहीं होंगी। तो उसको, अगर मैंने फिजा से पूछा था कि ये चीज बच्चों में हमें इम्प्रूव करनी चाहिए या इससे रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं इमेजिनेशन में तो नहीं चले जाते, और अगर वो बातों से बातें निकाल के करता जा रहा है तो मुझे स्टॉप करना चाहिए या मुझे उसकी कन्वर्सेशन को बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको बात करना आए, उसको बोलना ज्यादा से ज्यादा आए। क्योंकि अभी विजुअली तो वो बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन कर लेगा, लेकिन जो ऑडिटरी प्रोसेस होता है ना, कि अगर सुन के, मेरी बात को सुन के वो बात करता है, लेकिन वो बात करते करते थोड़ा सा इररेलीवेंट हो जाएगा, कि मतलब वो उस चीज से हट जाएगा। तो इसमें ठीक मुझे है। क्या करना चाहिए? अच्छा, मुझे ये स्टॉप करूं? बताएं कि वो जो इनरेलेवेंट टॉक करता है जिस चीज के बारे में, या आप जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे होते हो, वो आपने ये चीज कभी नोटिस की है कि जब आप एक नई चीज या एक नई स्टोरी जब उसके साथ स्टार्ट करते हो, वो तब करता है, कि जब उसको ऑलरेडी कुछ चीज स्टोरी का हर चीज का उसको पता है, लेकिन जब भी आप उसके साथ बात करते हो तो वो इनरेलेवेंट टॉक उसके अंदर ऐड करता नहीं, जब भी बात करती हूँ तब नहीं।
लेकिन मतलब अगर मैं उससे बातें कर रही हूँ तो वो उस बात से हटके, जैसे मैंने उससे बोला है कि ये सारा है, ये खेल रही है, फिर वो जंगल की बात करना शुरू कर देगा, स्कूल की बात दरमियान में, तो फिर मैं उसे फिर उस टॉपिक पे लाऊंगी कि वो उसके बारे में बात करो, वो क्या कर रही थी, फिर उसकी 2-4 बातें करेगा, फिर इस तरह कभी-कभी फिर वो हाँ, मतलब ऐसे भी होता है कि उसी को लेके कहीं और निकल जाएगा, मतलब उसी बच्ची की बात करते-करते, हाँ मामा फिर वो शहर चली गई, फिर वो जंगल चली गई, इस तरह की भी वो अक्सर करता है, लेकिन कभी-कभी उस टॉपिक को अच्छा, छोड़ के आपने कोई कभी और ये टॉपिक नोटिस पकड़ ले। किया हुमैरा कि हो सकता है अयान आपको इनडायरेक्टली कुछ टॉपिक्स के बारे में या बात करने की कोशिश कर रहा हो कि उसका उन चीजों में इंटरेस्ट हो? समझ आई आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पसंद करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मैंने हो, इसको और डॉग्स लेकिन बहुत उसका पसंद है। जिन चीजों में इंटरेस्ट है उसको उन चीजों को डिटेल से डिस्क्राइब करने में, सुनने में वो सुन नहीं रहा। आप इस चीज को फोकस करें। आप कह रही है कि जब भी वो इनरेलेवेंट टॉक करता है तो आप फौरन से उसको वापस उस चीज की तरफ लेके आते हैं जिस पे आप उसको काम करवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है वो उसका उस टाइम जो दिल कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि जी हम बच्चे की सोशल एनफोर्समेंट देखते हैं, उसके डिफरेंट टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं। आप देखें ना, वो ज्यादातर एक ही बात करता होगा, इनरेलेवेंट भी करता होगा और कुछ मिले जुले टॉपिक्स होंगे हाँ, जिनको वो घुमा के बात करता होगा। तो हाँ, इसका मतलब है बिल्कुल, उसका उन टॉपिक्स में, उन वर्ड्स के अंदर, उन चीजों के अंदर इंटरेस्ट है और वो उस बिल्कुल। चीज के बारे में बात करना चाह रहा है, उसके ऊपर तो आप मेरी बात सुने हुमैरा, आप उन्हीं चीजों को पिक करें, हुँ, ठीक है? हुँ, आप हुँ, उन्हीं वर्ड्स को उन्हीं उन्हीं के ऊपर प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग करें और उन्हीं हुँ, के ऊपर उसके साथ स्टोरी क्रिएट करें। ठीक है। आपको सही। समझ आई? लेक हम एक आप और ना एक बात। कॉपी पेंसिल पकड़ के ना वर्ड्स और वो सेंटेंसेस नोट करें, फिर उन पे ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। ठीक है, सही। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा-सा बताती हूँ क्योंकि इसको डॉग्स में और बहुत शौक है। ठीक अब है। अब बात हम कोई और कर रहे होंगे तो ये कुत्तों की बात करना शुरू हो जाए, मामा डॉग ने ये किया था, डॉगी ने ये किया था, और उसकी बात करेगा। और मैंने बहुत ज़्यादा उसको ना उससे लैंग्वेज बढ़ाई है इन चीज़ों से। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि कहीं वो बिल्कुल बाउंड ना हो जाए इन्हीं चीज़ों में। क्योंकि बाहर तो उसने लोगों के साथ बात करनी है, कन्वर्सेशन करनी है। अब वो इन अच्छा, बात एक डॉग्स मेरा की आप तरह बात काम करे। करो अयान के साथ, एक तो आप उसकी नीड पे काम करो, ठीक है? नीड ठीक। का मतलब क्या है कि उसकी जो नीड है ना वो उसको खुद से बतानी आनी चाहिए। सिर्फ एक हुँ, वर्ड्स मतलब डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट सिचुएशंस। समझ आई आपको? ठीक, जैसे आप उससे ठीक है। पूछिए आप कहाँ जा रहे हो तो वो कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। अच्छा मामा अब मुझे पानी चाहिए। अच्छा मामा बहना ये, आप समझ रहे हो कि नीड्स उसकी, जब वो नीड को बताना डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट सिचुएशन में उसको आ जाएगा ना, तो वो हुँ, अंडरस्टैंड करेगा। अभी उस बच्चे का माइंड है कि कुछ चीजें उसके माइंड में है, कुछ चीजें उसको बहुत पसंद है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, कुछ बातें लेकिन वो करना ज़िक्रा चाह रहा है इन वो चीज़ों से कर तो नहीं रही है। वो तो ये चीज़ें सारी करता है। उसकी माइंडिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब अपनी मेंडिंग नहीं चीज़ को करनी ना। मेंडिंग तो एक, देखें, एक होता है इक्विक, एक होता है टैक्ट, फिर होता है मेंडिंग। मेंडिंग तो हुँ, तीसरा लेवल है। अब जो अयान की का लेवल है वो तो इससे ऊपर का है, वो तो इस बिल्कुल। लेवल पे फॉल ही नहीं करा। जैसे आपके साथ मेरी लास्ट टाइम जो बात हुई थी, जो आपने मुझे बताया था कि उसको अगर पानी चाहिए तो वो बता देता है पानी दो, ऐसा ही है, 2 वर्ड्स से उस पे वो आ गया मेरा, हाँ जी। ऐसा हाँ ही जी, है हाँ ना? जी। अब वो आपने मुझे बिल्कुल। बताया था कि वो समहाउ फंक्शनली हमेशा नहीं कहता, लेकिन कभी कभी जब उसको बहुत ज्यादा अपनी पसंद की कोई चीज चाहिए होता है तो वो मांगता है। ऐसा ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर कुछ गलत हाँ, बोल रही हूँ तो बिल्कुल। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इसकी फंक्शनल हो गई है, हो बहुत गई है। ज़्यादा। देखें, हाँ, अब मैं यही कह रही हूँ कि उसकी जो वो मैंडिंग है ना, अब वो मैंडिंग से ऊपर के लेवल पे। मैंडिंग का लेवल तो हाँ, हम तब यूज करते हैं ना कि जब बच्चे को हम एक चीज कह रहे थे, जैसे से आ, से बा, तो इसका मतलब है वो फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि हम साथ से लगा रहे हैं। जब हम सिंपल उसको कहते हैं बॉल, काउ, कैट, ये तो ये मैंडिंग। अब वो अपनी चीज खुद से मांग रहा है तो वो उस लेवल से अप लेवल पे चला ठीक है, सही है। आ गया आपको? तो इसकी सॉल्यूशन ये है कि मैं उसको मतलब वो अपनी नीड्स को बता सके पहले। अपनी नीड्स को बता सके, डिफरेंट
डिफरेंशिएट करना है उसको अपनी नीड्स को। ठीक है, आप सही सबसे है। पहले वो काम करें, मैं फिजा को भी इसके ग्रुप में इन्फॉर्म करती हूँ, इसका प्लान मैं खुद बना के देती हूँ। ठीक हो गया, इसका चलें, प्लान ठीक मैं है। बना के देती हूँ। एक नीड पे काम करें इसकी आप, और दूसरा ये जिन चीजों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा है ना, आप इसकी सुने। आप जो आपको अगर डॉग के बारे में बता रहा है, ट्री के बारे में बता रहा है, अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहा है, आप सुनो उसकी सारी बात। फिर सुनने के बाद आप उसके क्वेश्चन से क्वेश्चन चेंज करके निकालें, ताकि अगर आप उसके उसी टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे ना, तो वही खुद हाँ, थोड़ी देर के लिए सोचेगा और उसको जवाब देना है। समझ आइए आपको? बिल्कुल, वो उतने जवाब मुझे देता है अगर मैं उससे देता है। रिलेटेड पूछूं। फिर आप उसकी हाँ, स्टोरी पे बात करेंगे ना, फिर आपको कहेंगे अच्छा अयान 1 मिनट रुके, आप पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं आपसे इस पे बात। तो ये ठीक हम है। इसकी हाँ। इसी स्टोरी को हम एज अ रीइंफोर्सर लेके चलेंगे। हम उधर से क्वेश्चन कर दिया, उसको आपने स्टॉप किया, फिर आपने अपने वाले सिनेरियोस उसके सामने रखे। और एक चीज प्लीज कोशिश करें, अयान को पहल करने की। जितना पहल। हो सके कि आप मतलब स्टार्ट, इनिशिएट अयान को करें। इससे पहले कि आप ठीक है। इनिशिएट करें, आप उसको टाइम दो। जब अयान इनिशिएट करना चीजें शुरू कर देगा ना, तो वो ट्रैक पे आ जाए। हमेशा मुझे लगता है ठीक। इनिशिएट आप करती हैं, स्टार्ट आप करती हैं। हाँ, हो भी सकता है, ये ठीक है, भी है। आप ट्राई करें कि आप उसको स्टार्ट करने दें। ठीक है, सही इस है। तरह उसको पता चलेगा कि मैंने भी कुछ करना है। बिल्कुल, चलें। आपने करें, थैंक यू लेकिन मैं ज़िक्रा। पिज्जा को भी बस इंशाल्लाह कहती हाँ, ठीक है। बस यही था मेरा क्वेश्चन, और दूसरा चलें आप, ठीक है, बाकी मैंने फ़िज़ा से कहा था वो आपसे डिस्कस करेगी। हूँ। चलिए ठीक चलें, ठीक है। थैंक यू। है, थैंक यू जी। चलें आप मरीना। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं ना जिक्र आपसे कि आप इस टॉपिक पे बोल रही थी वर्चुअल ऑटिज्म पे, तो मैं ये पूछ रही थी कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसे मैं देखूं, मेरी तो जैसे जुनैरा में ना बाकी और अमीन की जो जैसे मैं पढ़ती हूँ ऑटिज्म के बाकी सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ उसमें स्पीच का और सोशल होने का ही सबसे ज्यादा मसला है। तो अब मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि इसमें इसके आईक्यू का, क्योंकि ये स्टडी वगैरह का भी इसका काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी नहीं हो रही। और साथ में मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके साथ कैसे किया जाए, कि इसका आईक्यू कहाँ पे करता है, कैसे इसको गाइड तो गाइड किया जा सकता है। आईक्यू तो आप उसका चेक करेंगे ना। आईक्यू मुझे समझ नहीं थी, एक नॉन वर्बल बच्चे का कैसे चेक किया जा सकता है। ये टेस्ट होते हैं, आप उसको लेके जाएं, उसको कहें कि आपने इस बच्ची का आईक्यू लेवल चेक करवाना है। ये तो आईक्यू चेक होता है ना प्रॉपर, जिसमें हम बताते हैं कि ये बच्ची जो है उसका आईक्यू लेवल एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड जो है वो इतना फॉल कर रहा है। जैसे नॉर्मल बच्चे का लेट सपोज 100 to 110 होता है आम टिपिकल आईक्यू लेवल, तो इस बच्ची का सही। आईक्यू लेवल 60 to 70 में फॉल कर रहा है। जैसे हम अगर आर्टिस्टिक बच्चों की बात करें तो हम कहते हैं जी इनका आईक्यू लेवल 50 to 60 की रेंज में होता है, ठीक है। या इनका जो आईक्यू लेवल है वो 45, अगर हम मॉडरेट की बात करें तो इनका 30 to नहीं, 45 के फॉल करता है। इसको जब डायग्नोज दिया था ना, जी उस वक्त उन्होंने चेक किया था, जो इसकी साइकोलॉजिस्ट है उसने इसको इसका तो आईक्यू का जो स्कोर दिया था वो 68 पे दिया था इसका। ठीक है। तब वो ये बिल्कुल बिल्कुल ही नॉन वर्बल थी, क्योंकि डेनिश उसको बिल्कुल ही नहीं आती। तो वो भी कोरोना टाइम था, और ये एक मीटिंग में उसने जज किया था, और उसने इसकी जो फाइल है उसमें लिखा हुआ कि इसके कॉग्निटिव टेस्ट की मजीद जरूरत है इसको। तो अच्छा अब वो उसकी अमीन के इसका जो आईक्यू है, क्योंकि इसको मैं देखूं ये 3 से जब ये तकरीबन 4 साल की थी, ये मुश्किल से मुश्किल पजल्स आराम से बना लेती थी, सिर्फ अगर पजल्स की बात करें। और बाकी माशाल्लाह से ये काफी शार्प है, मुझे इसके आईक्यू का मसला नहीं लगता। आप